पीरियड्स का दूसरा या तीसरा दिन बुलाया, उस दौरान आपको 10 से 12 दिन आईवीएफ सेंटर के आसपास रहना होता है और इस पेशेंट को लेटाकर यहाँ पे उसके अंडा निकालते हैं। करे एक आईवीएफ साइकिल में खर्चे की तो ये लगभग आपका 1 से 1.5 लाख तक लगता है। और ये जो है इसमें चांसेस बहुत कम होते थे, फर्टिलाइजेशन रेट बहुत कम होता था और ब्लास्टोसिस का फॉर्मेशन भी बहुत कम होता था। आईवीएफ का जो मोटा मोटी हम एवरेज सक्सेस बोले तो वो 60-70% होता है। ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये जो जंबो कंटेनर है, इसके अंदर जो है हम भ्रूण रखते हैं। जो आईवीएफ प्रक्रिया होता है उसमें जो नॉर्मल समय लगता है वो लगभग 1.5 से 2 महीने का समय। लेमिनार एयर फ्लो बढ़ते हैं। इस एयर फ्लो में क्या है कि इसके अंदर जो हवा है वो बाहर नहीं जा सकती और बाहर का हवा जो है अंदर नहीं जा सकती। शुक्राणु जांच, ब्लड टेस्ट, महिला का ब्लड टेस्ट जिसमें हार्मोनल प्रोफाइल, ये जो है टोटली 37 डिग्री मेंटेन करके रखता है, जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। जो आईवीएफ के दौरान इंजेक्शंस लगते हैं 10 से 12 दिन जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो टाइमली होना चाहिए। इस सेंट्रीफ्यूज में हम स्पर्म वॉश करते हैं। जो भी स्पर्म जो पेशेंट देती है, पेशेंट जब देता है कंटेनर में बहुत सारा चीज होते हैं। कहा जाता है कि अगर हमें कारण पता है तो सही समय पर आईवीएफ कराएं। ऐसा ना हो कि 40 के बाद अगर हम आ रहे हैं। और ये छोटा वाला जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये क्रायो टैंक बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, हम स्पर्म रखने का काम करते हैं। ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं, कुछ उन्हें मेडिसिन दी जाती है, उनके अंडाणु, उनके शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ आईवीएफ साइकिल से पहले अंडा और शुक्राणु का। तो यहाँ पे चांसेस जो है ना के बराबर है। 99.99% का एरर नहीं हो सकता है यहाँ पे। इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं अखंड ज्योति। देखिए, आईवीएफ को लेकर लगातार अपने चर्चाएं सुनी होंगी। पटना में कई तरह के आईवीएफ हैं, लेकिन आईवीएफ कराने में कितना खर्चा पड़ता है, कैसे कराया जाता है, किन चीजों का ख्याल रखना होता है, आज हम इन चीजों के बारे में जानकारी लेंगे। हमारे साथ डॉक्टर पूजा कुमारी है, पूजा आईवीएफ से हैं। देखिए, और हम सीधे तौर पर इनसे जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि आखिर कंफ्यूजन, जो मरीज आपके यहाँ आते हैं उनके अंदर कंफ्यूजन किन किन चीजों को लेकर होता है? देखिए, जो भी निसंतान दंपति हमारे पास आते हैं अक्सर उनके मन में कुछ मुख्य सवाल होते हैं जो आज हम आपके माध्यम से मरीजों से डिस्कस करना चाहते हैं। तो सबसे पहला जो सवाल होता है उनका कि कैसे प्रक्रिया होगी, क्या समय लगेगा, क्या खर्चा होगा, इसका क्या सक्सेस रेट है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे कि मैं आपको शुरू से बताती हूँ। जो आईवीएफ प्रक्रिया होता है उसमें जो नॉर्मल समय लगता है वो लगभग 1.5 से 2 महीने का समय होता है। पहली बार जब हमारे पास कोई दंपति कपल आते हैं तो सबसे पहले पुरुष का शुक्राणु जांच, ब्लड टेस्ट, महिला का ब्लड टेस्ट जिसमें हार्मोनल प्रोफाइल, थायराइड, कुछ वायरल मार्कर हम लोग करते हैं, उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। अल्ट्रासाउंड में जो ये आप देख रहे हैं औरत का गर्भाशय चेक किया जाता है, औरत के अंडाशय चेक किए जाते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग फर्स्ट डे पेशेंट्स का देख लेते हैं। जैसे रिपोर्ट्स आते हैं, कुछ उन्हें मेडिसिन दी जाती है, उनके अंडाणु, उनके शुक्राणु की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए कुछ आईवीएफ साइकिल से पहले कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। ठीक है, जब हम लोग आईवीएफ के लिए उनको बुलाते हैं वो यूजुअली मरीज का जो महिला का जो पीरियड्स का दूसरा या तीसरा दिन बुलाया जाता है। उस दौरान आपको 10 से 12 दिन आईवीएफ सेंटर के आसपास रहना होता है। जो मरीज पास के होते हैं वो टाइमली आ जाते हैं, जो दूर के होते हैं अक्सर उन्हें हम लोग बोलते हैं कि आसपास ठहर जाओ, क्योंकि जो आईवीएफ के दौरान इंजेक्शंस लगते हैं 10 से 12 दिन जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं वो टाइमली होना चाहिए, है ना। वो उसका स्टोरेज अच्छा होना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेट जो करते हैं बेहतर होता है, अगर एजुकेटेड नहीं है तो नर्सिंग स्टाफ से प्रॉपर तरीके से इंजेक्शन लगाया जाए, क्योंकि जो आईवीएफ का सक्सेस होता है वो आप किस तरह से इंजेक्शंस लगवा रहे हैं, इंजेक्शंस की क्या क्वालिटी है, किस तरह से उसको स्टोर किया जा रहा है, उस पर निर्भर करता है। कितना खर्च पड़ता है इसमें? ये मैं बता रही हूँ आपको। ये 10 से 12 दिन जो इंजेक्शंस लगते हैं वही कॉस्टली इंजेक्शंस होते हैं। आईवीएफ में के दौरान जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो अमूमन 70 से 80 हज़ार का हो जाता है।
तो अगर हम एवरेज बात करें एक आईवीएफ साइकिल में खर्चे की, तो ये लगभग आपका 1 से 1.5 लाख तक लगता है। बाकी बहुत सारी चीज़ें जो है दोनों के रिपोर्ट्स पर भी निर्भर करता है। बहुत बार मान लो गर्भाशय में दिक्कत है, तो किसी सर्जरी की ज़रूरत हो गई, हिस्टेरोस्कोपी, दूरबीन का कोई ऑपरेशन करना पड़ गया, तो ऐसे केसेस में थोड़ा खर्चा बढ़ सकता है। ये ठीक। टोटल जो आईवीएफ का प्रक्रिया है वो पूरे होने में कितना सक्सेस होने में कितना टाइम लग जाता है? देखिए मोटा-मोटी बात करें तो 2 से ढाई महीना लगता है, 1.5 से 2 महीना एवरेज ड्यूरेशन है, ठीक है? किसी-किसी केस में आपका 1-2 महीना आगे-पीछे थोड़ा देरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि उनका रिपोर्ट्स कैसा है। आईवीएफ जो कराने आते हैं वह सक्सेस कितना होता है और सक्सेस करने में कितने टाइम लगते हैं, सभी चीजों के बारे में हम सक्सेस रेट जानने की कोशिश करेंगे। क्या है सक्सेस रेट? देखिए अच्छे सेंटर पे जहाँ सारी एडवांस तकनीक उपलब्ध है, एक्सपीरियंस हाथ में, आईवीएफ का जो मोटा-मोटी हम एवरेज सक्सेस बोले तो वो 60-70% होता है, ठीक है? और बाकी वो इस चीज़ पर भी निर्भर करता है कि जो महिला है, उसका रिपोर्ट्स कैसा है, उसका यूट्रस गर्भाशय की स्थिति कैसी है, उसके अंडाणु की स्थिति कैसी है, पुरुष दोनों दंपति के उम्र कैसे है, इन सारी चीज़ों पर आईवीएफ का सक्सेस रेट निर्भर करता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमें कारण पता है, तो सही समय पर आईवीएफ कराएँ। ऐसा ना हो कि 40 के बाद अगर हम आ रहे हैं, अपने अंडों से आईवीएफ कराने, तो ऐसे औरत का 35 के बाद अंडा तेज़ी से घटता है या पुरुष का भी 40 के बाद शुक्राणु की गुणवत्ता तेज़ी से घटती है। तो ऐसे में आईवीएफ का सक्सेस जो है प्रभावित हो सकता है। तो सही उम्र में आईवीएफ कराना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो स्पर्म के बारे में भी ध्यान रखना हाँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि पुरुष के शुक्राणु जब का क्वालिटी नहीं गिरेगा, उनका भी 40 के बाद गुणवत्ता थोड़ा कमता है। इसीलिए कहा जाता है कि हम लोग यही सलाह देते हैं कि सही समय पे आईवीएफ कराएँ, अगर अच्छा सफलता चाहिए तो। तो चलिए किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया जो है वह पूरी की जाती है वह हम आगे जानने की कोशिश करते हैं। हम समझने की कोशिश करते हैं आईवीएफ का प्रक्रिया पूरी कोशिश जो है वो हम आपको समझाने का डिटेल में कोशिश करेंगे चूंकि पूजा आईवीएफ सेंटर में है और प्रदीप कुमार डॉक्टर है और क्या कुछ जानकारी देंगे? देखिए, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं, जब डॉक्टर काउंसलिंग कर लेती है, सब कुछ कर लेती है, इंजेक्शन भी लग जाता है। अब इंजेक्शन लगने के बाद और ट्रिगर लगने के बाद, रात को जो ट्रिगर लगती है, उसके बाद अंडा कहाँ निकाला जाएगा? जो अंडा निकालने के जो प्रक्रिया है, एक ओटी रूम होता है, उस ओटी रूम का नाम है ओपी ओटी रूम, ठीक है? ओपी रूम बोलते हैं। तो ओपी रूम में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है एक बेड, ठीक है? इस बेड पे क्या है कि पेशेंट को लेटाया जाता है और इस पेशेंट को लेटाकर यहाँ पे उसके अंडा निकालते हैं। अंडा निकालने का जो प्रक्रिया है वो अल्ट्रासाउंड मशीन का गाइडेंस से हम लोग अंडा निकालते हैं। और ये जो है बेहोशी करने का ये जो मशीन है, वो है जो पेशेंट सोचते हैं कि ओटी में जाने से डर लगता है, तो देख लीजिए ये छोटा ओटी है और ये जो है 5 से 10 मिनट का प्रक्रिया है और पेशेंट 2 घंटा से 3 घंटा में वो स्वस्थ हो जाती है और ये पेनफुल नहीं होता है, पेनलेस होता है। अपना अंडा निकलेगा, अंडा निकल कर वो हमारे लैब में जाता है और लैब में जो जाता है वहाँ जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। ये एक छोटा-सा प्रक्रिया जो अंडा निकालने का है वो इस रूम में नहीं होता है। देखिए यह प्रक्रिया यहाँ की क्या कुछ है ओटी रूम की हम पूरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए यह मशीन है जिसके माध्यम से पूरी जानकारी जो है वह दी जाती है और इसके बाद जो बेहोश करने का देखिए एक मशीन यह भी रखा गया है और यहाँ पर पूरी जानकारी कह सकते हैं एक एक चीज की बारीकियों से ख्याल रखा जाता है। पूजा आईवीएफ में हम पूरी तस्वीर जो है वह आपको दिखाने का काम कर रहे थे। आगे देखिए किस तरीके से आगे की प्रक्रिया पूरी की जाती है। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप कुमार है। मैं यहाँ का क्लिनिकल लैब डायरेक्टर हूँ पूजा आईवीएफ फर्टिलिटी सेंटर पे। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ओपीयू जो है वो गायनिकोलॉजिस्ट करती हैं। अंडे निकालने के बाद क्या करते हैं, बाकी जो लैब में हमारा प्रोसीजर होता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि जो अंडे और शुक्राणु का काम जो है इस लैब में कैसे होता है वो मैं बताना चाहूँगा। तो चलिए देखिए ये जो है आपका ओरिजियो कंपनी का फॉर्च्यूनर आईवीएफ क्लीन एयर है। इसको हम लोग दूसरे भाषा में जो है लेमिनार एयर फ्लो बोलते हैं। इस एयर फ्लो में क्या है कि इसके अंदर जो हवा है वो बाहर नहीं जा सकती और बाहर का हवा जो है अंदर नहीं जा सकती है।
जो भी हम यहाँ काम करेंगे हमारा बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री होता है, उसी 37 डिग्री पे यहाँ पे हम काम करेंगे। जितना भी गैमेट्स हैंडल करना है, गैमेट्स का मतलब होता है कि अंडाणु और शुक्राणु दोनों को हम मिलाकर गैमेट्स बोलते हैं। तो ये दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे हम काम करेंगे। इस RI विटनेस का काम क्या है, जितना भी पेशेंट सोचते हैं कि हमारे यहाँ कि जैसे कि आप मूवी में देखेंगे, गुड न्यूज़ मूवी है और आपके बहुत सारे मूवी है, उसमें दिखाया जाता है मिक्सरन हो रहे हैं अंडा और शुक्राणु का। तो यहाँ पे चांसेस जो है ना के बराबर है, 99.99% का एरर नहीं हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये RI विटनेस इसलिए पेशेंट के सुविधा के लिए किया गया है कि जिसके मन में शंका होती है कि मेरा अंडा है, मेरा शुक्राणु है, कहीं दूसरे को नहीं दिया गया है कि नहीं, मिक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है नॉर्मल IVF सेंटर में, लेकिन यहाँ पे क्या है, वो चीज़ ना के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे हम करते हैं, ये सब छोटे छोटे इक्विपमेंट होते हैं जो गैमेट्स हैंडलिंग का काम करते हैं। ठीक है, चलिए और आपको दिखाते हैं। ये है आपका ICSI मशीन। इस ICSI मशीन जो है हम यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु का मिलान करते हैं। यहाँ पर भी जो स्टेज है 37 डिग्री पे मेंटेन करते हैं और आप यहाँ देख सकते हैं इसके स्टेज, कैमरा और विंग, जो इसका जो क्या बोलते हैं फैन जो है, ये भी उसका 37 डिग्री मेंटेन करता है। अगर ये 37 डिग्री मेंटेन नहीं करेगा, अगर कम होगी तो साइट जो है ख़राब होने की चांसेस ज़्यादा होती है और फर्टिलाइजेशन का कम चांसेस हो जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो उपकरण है ये जो है टोटली 37 डिग्री मेंटेन करके रखता है, जितना हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। और चलिए हम आपको हेरा सेल दिखाते हैं। ये हेरा सेल जो है यहाँ पे न्यूट्रिशन का हम मेंटेन करते हैं, इसका pH मेंटेन करते हैं। फ्रीज में रहता है, फ्रीज में जो है उसका हाई pH रहता है, लेकिन हमारा जो बॉडी का pH है वो 7.2 to 7.4 है। उस चीज़ का न्यूट्रिशन जो है हमारे कोशिका को जो चाहिए होता है, जैसे हम लोग खाना खा रहे हैं, आलू सब्जी दाल खा रहे हैं, उसमें से जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं वो हमारे शरीर को लगते हैं। उसी तरह उसके न्यूट्रिशन के लिए यहाँ मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और वो मीडिया इसमें हम रखने का काम करते हैं। पहले ज़माने में क्या होता था, ये कल्चर का यूज़ किया जाता है, मतलब कि एम्ब्रियो बनने के बाद उस साइट और स्पर्म को मिलाने के बाद यहाँ पे काम किया जाता था, यहाँ रखा जाता था 5 से 6 दिन के लिए और इसी में भ्रूण बनता था। और ये जो है इसमें चांसेस बहुत कम होते थे, फर्टिलाइजेशन रेट बहुत कम होता था और ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन भी बहुत कम होता था। इसी के वजह से ये आधुनिक इक्विपमेंट है, इसका नाम है के सिस्टम। ये के सिस्टम में आप देख रहे होंगे, ये ठीक ठाक माँ का गर्भ का काम करता है। जो वातावरण माँ के कोख में होता है वही वातावरण इस केस सिस्टम में होता है। ये ड्राई इंक्यूबेटर में होता है। इस ड्राई इंक्यूबेटर देख रहे होंगे, हर एक दिन का पेशेंट का वाइज हम नाम भी लिखते हैं और डेट के हिसाब से भी हम मेंशन किए हैं। उस डेट में जो पेशेंट है उसका नाम से एंट्री है। इसमें भी मिक्स होने के चांसेस कम है। यहाँ पे टैग होता है, RI टैग लगाया जाता है, बहुत तरह के टैग होते हैं, बहुत सारे डिशेस में लगाया जाता है, उसके थ्रू यहाँ पे वो काम होता है। और जब भी हम इसको बाहर निकालेंगे उस RI विटनेस पे जाकर हम काम करेंगे, ठीक है, ताकि वो पता चले कि और वो डिस्प्ले भी हो कि हम किस पेशेंट को लेकर आए हैं। कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल IVF सेंटर में अगर RI विटनेस नहीं है और हम लेबलिंग भी किए हैं, लेकिन हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, ह्यूमन बीइंग में एरर होते ही होते हैं। जैसे कि हम डिश में लिखे हैं प्रदीप और दूसरा भी नाम है दिलीप, तो कॉमन नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है थोड़ा रियल जो है थोड़ा बहुत मिलता है वो है। तो वो क्या करेगा, RI क्या करेगा, वो उसको डिटेक्ट करेगा। लेकिन हमारे मन में दिलीप सोच रहे हैं, हम उठा रहे हैं प्रदीप का डिश, ठीक है, और हम जाकर ग्रेडिंग कर रहे हैं, फ्रीजिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पे मिक्स होने का चांसेस अधिक है। मतलब कि यहाँ पर मिक्सिंग का कोई भी चांसेस, कोई थोड़ा भी गुंजाइश नहीं है यहाँ मिक्स होने का।
देखिए, अगर आप पूजा आईवीएफ आते हैं तो सीधे तौर पर कह सकते हैं कि मिक्सिंग का कोई चांस ही नहीं। और देखिए, हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार हैं, एक एक चीज़ों की बारीकी से जानकारी इन्होंने दी है कि किस तरीके से एक एक मशीन के बारे में जानकारी दी। देखिए, सबसे खास बात यहाँ पर कि अगर मिक्सिंग का कोई चांस भी नहीं बनता है, चूंकि यहाँ पर जैसे ही वो रखेंगे उसके बाद वो सारा जो आपको डिस्प्ले है वह अपने आप बता देगा। तो देखिए, हम एक एक चीज़ की जानकारी और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे। और ये है आपका सेंट्रीफ्यूज मशीन है। हाँ। इस सेंट्रीफ्यूज में हम स्पर्म वॉश करते हैं। जो भी स्पर्म जो पेशेंट देती है, पेशेंट जब देता है कंटेनर में बहुत सारा चीज़ होते हैं, डेब्रिस होते हैं, पस सेल होते हैं, और जो शुक्राणु जो है एक दूसरे से लिपटे हुए रहते हैं। ये सब चीज़ को प्यूरिफाई करके, मतलब कि रिफाइन करके, ये रिफाइन करने का काम करता है। और उसमें से बेस्ट स्विम अप टेक्निक के थ्रू उसको हम निकालेंगे, बेस्ट से बेस्ट स्पर्म जो ताकतवर है, जो फर्स्ट आ रहा है रेस में, उसको हम उठाएंगे और उसको इंजेक्टिंग करेंगे वो इक्सी मशीन पे। देखिए, सीधे तौर पर किस तरीके से आईवीएफ का पूरा प्रोसेस जो है वह समझाया जाता है। और भी हम जानकारी लेने की कोशिश क्या। हाँ हाँ। देखिए, और प्रोसेस है, एक और कमरा है, यहाँ पर भी कुछ सामान रखे गए हैं। क्या है ये सारा कुछ? हाँ, देखिए, ये इस रूम को बोलते हैं क्रायो रूम बोलते हैं। यहाँ पे जो भी हम फ्रीजिंग करते हैं उस लेमिनार पे, फ्रीजिंग करने के बाद हम लोग रखते कहाँ हैं। बहुत सारे पेशेंट है सोचते हैं कि हमारा जो अंडाणु शुक्राणु जो मैं फ्रीज कर रहा हूँ या भ्रूण में फ्रीज कर रहा हूँ, मैं करा रही हूँ, तो वो भ्रूण अच्छी तरह से रखा जा रहा है कि नहीं, मेरे बच्चे का ख्याल रखा जा रहा है कि नहीं। तो हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये जो जंबो कंटेनर है, इसके अंदर जो है हम भ्रूण रखते हैं और इवन उसाइड भी रखते हैं। और ये छोटा वाला जो कंटेनर आप देख रहे हैं, ये क्रायो टैंक बोलते हैं। इसके अंदर क्या है, हम स्पर्म रखने का काम करते हैं। ठीक है, जो भी आदमी शुक्राणु नहीं दे पाता है, दिक्कत होती है देने के समय में, इरेक्टाइल इशू होता है, बहुत सारे कारण है। जिस दिन पिकअप होता है वो टेंशन में होता है कि मेरी वाइफ का ऑपरेशन हो रहा है, तो उसके वजह से वो सैंपल नहीं दे पाते हैं कोई पेशेंट। तो हम क्या करते हैं, एक दिन पहले ही उस पेशेंट का सैंपल इकट्ठा करके फ्रीज कर लेते हैं, ताकि हमको नेक्स्ट डे वो दिक्कत ना करे। क्योंकि हमारा टाइम लिमिट बाउंड, इसमें जितना भी काम हो रहा है आईवीएफ में टाइम लिमिट में होता है। ये टाइम से ऊपर नहीं जा सकता मतलब है, पहले से रिजर्व करके रखना है, ताकि वो जो उसाइट अगर निकला तब मैं उसी समय कुछ देर में उसको मिलाने का काम करना। 36 घंटा पे हम लोग पिकअप करते हैं, और कम से कम 39 से 40 घंटा के अंदर ट्रिगर से 39 से 40 घंटा के अंदर हमको इक्सी करना अनिवार्य होता है। अगर नहीं करेंगे, अगर लेट होगा तो फर्टिलाइजेशन का इशू होगा, एम्ब्रियो जो भ्रूण जो बनते हैं अच्छे क्वालिटी के नहीं बनते। ये सब चीज़ हम लोग बारीकी से नोट करते हैं। देखिए, एक एक चीज़ का किस तरीके से प्रिकॉशन रखा जाता है, तमाम चीज़ों का रिजर्वेशन रखा जाता है, एक एक चीज़ों की जानकारी हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार लगातार दे रहे हैं। तो देखिए, तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तब तक तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।